हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इस सीरीज़ का 30 पार्ट। पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने आप लोगों को 29th वाले सीरीज़ में दिया था। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत या श्रीलंका के साथ करता है। स्लिंगनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका की कौन सी सेना करती है? तो यह नौसेना करती है। युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य यह अभ्यास किया जाता है जो कि 2004 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत अमेरिका के मध्य होने वाली कोप इंडिया सैन्य अभ्यास किस सेना द्वारा की जाती है? तो यह भारतीय वायुसेना के द्वारा की जाती है। इंद्रधनुष वायुसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत यह अभ्यास ब्रिटेन के साथ करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर हम जो 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें से पहला रहेगा अर्थशॉट पुरस्कार 2021। एलियम नेगियनम प्याज की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसके बारे में जानेंगे। आधार हैकेथॉन 2021 क्या है, ये भी जानेंगे। और भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो कार्य करता है। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है अर्थशॉट पुरस्कार 2021। तो ये चर्चा में क्यों है? तो दिल्ली के एक उद्यमी हैं जिनका नाम है विद्युत मोहन, को हाल ही में अर्थशॉट पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी नवीन तकनीक के लिए जीता है जो कि ईंधन बनाने हेतु कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण कर करते हैं। अगर हम यहाँ पर इस पुरस्कार की बात करें तो यह प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है। रॉयल फाउंडेशन ड्यूक एंड डचेज ऑफ कैम्ब्रिज और इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा स्थापित एक चैरिटी है। सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी और वर्ष 2021 में पहली बार फाइनलिस्ट को उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार जलवायु संकट से मुकाबला करने हेतु समाधान विकसित करने के लिए वर्ष 2021 और वर्ष 2030 के बीच 5 फाइनलिस्ट को दिया जाएगा। विजेता को 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। विजेता का चयन अर्थशॉट पुरस्कार परिषद के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 5 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDGs में से प्रत्येक के लिए 5 विजेताओं का चयन किया जाएगा और ये जो विषय रहेंगे वो रहेंगे प्रकृति की बहाली और संरक्षण, स्वच्छ वायु, महासागर पुनरुत्थान, अपशिष्ट मुक्त जीवन और जलवायु कार्यवाही। इन विषयों के आधार पर यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा। अगर इनके पात्रता की बात करें, कौन से लोग पात्र होंगे इसके लिए, तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों, टीमों या सहयोगों जैसे कि वैज्ञानिक, कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, सामुदायिक परियोजनाएं, नेता, सरकारें, बैंक, व्यवसाय, शहर और देश को प्रदान किया जा सकेगा जिनके व्यवहारिक समाधान जलवायु संकट से मुकाबला करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो पृथ्वी की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रोत्साहित करना इसका मेन कार्य रहेगा। परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित करना और अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पुनरुद्धार में मदद करना इसका उद्देश्य रहेगा। परिवर्तन लाने हेतु मानवीय क्षमताओं को उजागर करके और सामुदायिक कार्यक्रम या कार्यवाही के माध्यम से प्रेरित करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों को वर्तमान निराशावाद की स्थिति से आशावाद की ओर बदलने वाले समूहों, ग्रुपों और लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अर्थशॉट पुरस्कार 2021 जो कि भारतीय विजेता को दिया गया है, क्या कार्य यहाँ पर किया है उन्होंने अपने विशेष क्षेत्रों के लिए? तो क्लीन आवर एयर भारत कृषि अवशिष्ट को उर्वरक में बदलने हेतु बनाई गई एक पोर्टेबल मशीन तकनीक है। इसके माध्यम से किसान अपने कृषि अवशिष्ट को खेतों में ना जलाएं, इससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। यह तकनीक फसल अवशेषों को ईंधन और उर्वरक जैसे बिक्री योग्य जैव उत्पादों में बदलने में मदद करेगी। यह तकनीक धुएं और कार्बन के उत्सर्जन को 98% तक कम करती है। कृषि अपशिष्ट को जलाने से वायु प्रदूषण होता है जिससे कुछ क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा का 1 दशक तक का कम हो जाना इसके अंतर्गत देखा गया है। तो इन सभी चीज़ों में ये जो आविष्कार है, ये जो खोज है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा जिससे यहाँ पर वायु प्रदूषण और अन्य प्रकार के जो दूषित होते हैं उनको यहाँ पर दूर किया जा सकेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है वह एलियम नेगियनम प्याज की एक नई प्रजाति। हाल ही में उत्तराखंड में खोजे गए यह एक पौधे एलियम नेगेनियम के ऐसे जीनम्स से संबंधित होने की पुष्टि की गई है जिसमें प्याज और लहसुन जैसे कई प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल हैं।
यह खाद्य पदार्थ जनसंख्या के आहार का मुख्य हिस्सा होते हैं। इन्हें नियमित रूप से दैनिक आधार का प्रयोग किया जाता है तथा ये व्यक्ति की ऊर्जा एवं पोषक संबंधी आवश्यकताओं के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति भी करने में सक्षम होते हैं। अगर हम इसका परिचय की बात करें तो एलियम एमेरिलिडासी की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। एमेरिलिडासी जड़ी बूटियों संबंधी नरम तने वाले पौधों का एक परिवार है जिसमें मुख्य रूप से बारहमासी और बल्बनुमा फूल वाले पौधे शामिल होते हैं। एलियम जीनस की दुनिया भर में लगभग 1100 प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से प्याज, लहसुन, स्कैलियम और शैलट जैसे कई प्रमुख खाद्य पदार्थ शामिल हैं। यह जीनस स्वाभाविक रूप से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी अफ्रीका के शुष्क मौसम में पाया जाता है, लेकिन नई पहचान की गई प्रजाति पश्चिमी हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित है। इसके बाद एलियम नेगेनियम का नाम भारत के प्रख्यात खोजकर्ता एलियम संग्रहकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के नाम पर रखा गया है। ये प्रजातियां विशिष्ट औषधीय प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाई जाती है। भारत में यदि वितरण की बात करें हम तो भारतीय एलियम हिमालय के समशीतोष्ण व अल्पाइन क्षेत्रों के विभिन्न पारिस्थितिकी भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाता है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में एलियम विविधता के दो अलग अलग केंद्र हैं। पश्चिमी हिमालय, जहां कुल विविधता का लगभग 85% से अधिक हिस्सा पाया जाता है, और अल्पाइन उप समशीतोष्ण क्षेत्र को कवर करने वाला पूर्वी हिमालय, जहां पर लगभग 6% हिस्सा पाया जाता है। विकास संबंधी विशिष्ट परिस्थितियों की बात करें तो यह समुद्र तल से 3000 से लेकर के 4800 मीटर की ऊंचाई पर खुले घास के मैदानों, नदियों और किनारे रेतीली मिट्टी और अल्पाइन घास के मैदानों के साथ बर्फीले चारागाहों में बसने वाली धाराओं के आसपास यह पाया जाता है। इसको लेकर के क्या खतरा हो सकता है तो खाद्य पदार्थों और औषधि के लिए पत्तियों एवं कंदों की कटाई इसकी आबादी हेतु सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न यहाँ पर कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है आधार हैकाथॉन 2021। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन कर रहा है, जो कि इस प्रकार का यह कोई पहला कार्यक्रम है जो कि आधार के द्वारा आयोजित कर रहा है, जिसे आमतौर पर एक तकनीकी कंपनी या संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह प्रोग्रामर परियोजना में सहयोग करने हेतु अकाल्पनिक अवधि के लिए साथ एक साथ मिलकर के यहाँ पर कार्य करना होता है। इसका लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में युवा नवप्रवर्तकों को पहचान करना है। नवीन तकनीकी समाधानों के माध्यम से हैकाथॉन चुनौतियों का समाधान करने हेतु UIDAI सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के युवाओं तक पहुंच स्थापित कर रहा है। इसकी थीम की अगर हम बात करें तो आधार हैकाथॉन 2021 दो विषयों पर आधारित है, नामांकन और अद्यतन, जो कि यह अनिवार्य रूप से पते या अद्यतन या अपडेट करने ते समय निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ दैनिक जीवन की वास्तविक चुनौतियों को शामिल किया गया है। पहचान और प्रमाणीकरण की बात करें तो UIDAI आधार संख्या का किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी को साझा किए बिना पहचान साबित करने हेतु अभिनव समाधान की मांग करता है। इसके अलावा यह UIDAI के नए लॉन्च किए गए प्राधिकरण उपकरण फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के रूप में नवीन अनुप्रयोगों को अन्वेषण कर रहा है। इसका उद्देश्य निवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु कुछ मौजूदा और नए API को लोकप्रिय बनाना है। इस प्रकार के कुछ अन्य हैकाथॉन भी हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा समय समय पर चलाए जाते हैं, जैसे वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2021, ड्रग डिक्शनरी हैकाथॉन 2020, CCTNS हैकाथॉन और साइबर चैलेंज, भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, 5G हैकाथॉन, हैकाथॉन मंथर 2021। तो आप इन सभी हैकाथॉन के बारे में अवश्य पढ़िएगा अपने स्तर पर। अगर हम यहाँ पर बात करें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो यह एक प्रकार का सांविधिक प्राधिकरण है। UIDAI 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार के द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में स्थापित एक वैधानिक सांविधिक प्राधिकरण है। UIDAI की स्थापना भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्वाधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। अधिदेश की अगर हम बात करें तो UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नंबर से 12 डिजिट या 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रोवाइड कराता है। इसके माध्यम से बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती है।
अगला टॉपिक है यहाँ पर भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र। तो हाल ही में नीति आयोग ने भारत का एक व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है। इससे पहले जुलाई 2021 में एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशियल इंडस्ट्रीज ने भारत में जल क्षेत्र के लिए भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों की क्षमता शीर्षक से एक रिपोर्ट को जारी किया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऊर्जा मानचित्र के बारे में, तो इसे नीति आयोग द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यह देश के सभी ऊर्जा संसाधनों का एक समग्र मानचित्र प्रस्तुत करता है। यह 27 विषयक परतों के माध्यम से पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैसों के कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों तथा कोयला ब्लॉकों, ऊर्जा जो कि अक्षय ऊर्जा है, बिजली संयंत्रों एवं अक्षय ऊर्जा संसाधन क्षमता, जिलेवार डेटा और ऊर्जा प्रतिष्ठानों के दृश्य को सक्षम करने में मदद करेगा ये। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकेंगे इस मैप में कि इस मैप में 2021 के आधार पर कुछ सोर्सेज के आधार पर यहाँ पर इन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। जैसे कन्वेंशनल पावर प्लांट्स कहाँ पर है, किस प्रकार है, कैसे कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स क्या है, कैसे हैं, कहाँ पर है, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, कोल रिजर्व कितना है भारत के पास, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं भारत में, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें भौगोलिक सूचना प्रणाली की, तो GIS पृथ्वी की सतह की स्थिति से संबंधित डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने, जांचने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम है। यह एक ही मानचित्र पर अलग अलग प्रकार की डेटा जैसे सड़क, भवन, वनस्पति को प्रदर्शित कर सकता है। यह लोगों को विभिन्न डेटा पैटर्न और उनके संबंधों की अधिक आसानी से देखने में मदद करेगा, विश्लेषण करने और समझने में सक्षम बनाता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो ऊर्जा स्रोतों की पहचान करने का इसका लक्ष्य रहेगा। जैसे कि किसी भी देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक व माध्यमिक स्रोतों एवं उनके परिवहन संचरण नेटवर्क की पहचान करने तथा उनका पता लगाने का प्रयास करता है। डेटा एकीकरण में मदद करेगा। इसका उद्देश्य कई संगठनों के साथ ऊर्जा डेटा को एकीकृत कर उनके डेटा को समेकित दृष्टिकोण और आकर्षण चित्रमय तरीके से प्रस्तुत करना है। यह वेब GIS प्रौद्योगिकी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नवीनतम प्रगति का लाभ उठाना है ताकि इसे इंटरसेप्टिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके। निवेश हेतु फैसले लेने में मददगार रहेगा। यह योजना बनाने और निवेश संबंधी निर्णय में उपयोगी होगा। यह उपलब्ध ऊर्जा परिसंपत्तियों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन में भी सहायता करेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें भू स्थानिक मानचित्रण की, तो यह एक प्रकार की स्थानिक विश्लेषण तकनीक है जो आमतौर पर भौगोलिक सूचना प्रणालियों के उपयोग सहित मानचित्रों को प्रस्तुत करने, स्थानिक डेटा को संसाधित करने और स्थलीय या भौगोलिक डेटासेट के लिए विश्लेषणात्मक तरीकों को लागू करने में सक्षम सॉफ्टवेयर को नियोजित करती है। यह पारंपरिक मानचित्रण से भिन्न है क्योंकि भू स्थानिक मानचित्रण हमें कंप्यूटरीकृत डेटा प्रदान करता है जिसका उपयोग आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किए गए एक सुलभ मानचित्र बनाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो 4 टॉपिक पढ़ा था उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, तो उन सभी प्रश्नों के सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर अर्थशॉट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। पहला प्रश्न एलियम नेगियनम किस उत्पाद की एक नई प्रजाति है। UIDAI का पूरा नाम बताइए। API का पूरा नाम क्या है। आधार कितने डिजिट का होता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।